नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में जो है मैं लेकर आया हूँ जनरल अवेयरनेस के हिस्ट्री का पार्ट 1 मैंने करवा दिया है। आप पार्ट 1 देख लीजिएगा जाके। अभी प्लेलिस्ट भी शुरू ही किया है तो प्लेलिस्ट बना दूंगा, ठीक है। आप लोग वहाँ भी देख लीजिएगा, वरना नीचे ही होगा, ज़्यादा दूर नहीं होगा। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़ करवा रहा हूँ। पूरी प्लेलिस्ट बनाऊँगा इसकी, ठीक है। इसमें मैं हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के और भी जो भी सब्जेक्ट स्टैटिक अवेयरनेस है जैसे आपके, ठीक है, उससे भी क्वेश्चंस होंगे। आपके साइंस जैसे अभी मैं जो करवा रहा हूँ, 3 दिन हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और 3 दिन आपको साइंस के क्वेश्चंस लगवाऊंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि 10 तक मैंने करवा दिया, आप लोग देख लीजिए जाके, पढ़े हुए होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, बाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज द डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट डायरकी इंट्रोड्यूस्ड एट द प्रोविंशियल लेवल। तो वो ये पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रांतीय स्तर पर दैश शासन प्रणाली डायरकी लागू की गई थी, ठीक है। अब आपको यह बताना है कि वो कौन सा एक्ट था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। हिंदी में देख लीजिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। बताइए कब हुआ था, ठीक है। प्रांतीय स्तर पर दैश शासन प्रणाली डायरकी लागू की गई थी, ठीक है, ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। बताइए कब हुआ था। और मैं जल्दी जल्दी करवाया करूँगा, ठीक है। आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा कि फालतू की चीज़ें बताऊँ इधर उधर की। और क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या फिर भारत सरकार अधिनियम 1919, ठीक। इसे थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। इसे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम ने प्रांतीय स्तर पर, ठीक है, याद रखिएगा, प्रांतीय स्तर पर 1919 में शुरू हुआ था दैश शासन डायरकी, ठीक, जिसके तहत विषयों को 2 भागों में बांटा गया, ठीक है। तो इसके तहत जो विषय थे, सब्जेक्ट, उन्हें 2 भागों में बांटा गया। हस्तांतरित, जिनका प्रशासन मंत्रियों द्वारा किया जाता था, और आरक्षित, जिनका प्रशासन गवर्नर की कार्यकारी परिषद द्वारा किया जाता था। ये याद रखिए कि केंद्र स्तर पर दैश शासन की शुरुआत 1935 में हुई थी और जो क्या कहते हैं उसे प्रांत में ख़त्म हो गई थी। प्रांतों में कब शुरू हुई है? 1919 में, याद रखिएगा। और केंद्र स्तर पर 1935 में शुरू हुई है। 1935 में केंद्र स्तर पर स्टार्ट हुई है और प्रांत में ख़त्म हो गई है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर देखते हैं अपने लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। द वर्नाकुलर Press Act of 1878 aimed at crushing the freedom of Indian language newspapers was passed during the tenure of which viceroy। तो वो ये पूछ रहा है कि भारतीय भाषा के अखबारों की आज़ादी को कुचलने के मकसद से, ठीक है, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पास किया गया था। मतलब वो ये कह रहा है कि जो प्रेस मीडिया होती है उसकी आज़ादी को कुचलने के लिए 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जब पास किया गया था तो उस समय वायसराय कौन था, आपको ये बताना है। और देखिए ऑप्शन भी दे रखे आपको, लॉर्ड रिपन है, लॉर्ड लिटन है, लॉर्ड कर्जन है या फिर लॉर्ड डफरिन है। बताइए। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जैसे ज़्यादा आप सब्सक्राइब करोगे मैं लंबी मैराथन भी आप लोग के लिए लाता रहूँगा। फिलहाल बताइए। चलिए देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। और इसमें जो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 12 में, वो है आंसर आपका ऑप्शन बी, लॉर्ड लिटन। याद रखिएगा, लॉर्ड लिटन ने 1878 में ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करने वाले स्थानीय भाषा के समाचार पत्रों को दबाने के लिए अत्यधिक भेदभावपूर्ण वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया, ठीक है। कब? 1878 में। ये याद रखिएगा, 1878 में ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था, लेकिन 1882 में उनके उत्तराधिकारी लॉर्ड रिपन ने इसे रद्द कर दिया, ठीक। तो लॉर्ड लिटन ने एक्ट को पास किया था, पारित किया था, और लॉर्ड रिपन ने 1882 में इसे रद्द कर दिया, ठीक है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हु वाज द फाउंडर ऑफ द सत्य शोधक समाज ट्रुथ सीकर सोसाइटी इन महाराष्ट्र 1873। तो 1873 में महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज, सत्य खोजियों का समाज, उसके संस्थापक कौन थे, ठीक है। कब? 1873 में महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज की स्थापना करी थी किसने? बताइए कौन कौन है। ज्योतिराव फुले हैं, गोपाल हरि देशमुख हैं, BR अम्बेडकर हैं, आत्माराम पांडुरंग है। ज्योतिराव फुले, गोपाल हरि देशमुख, BR अम्बेडकर या आत्माराम पांडुरंग। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। और क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है
वो है ऑप्शन ए ज्योतिराव फुले। महात्मा ज्योतिराव फुले ने जातिगत भेदभाव का मुकाबला करने, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने और महिलाओं तथा निम्न जातियों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी इसी संघर्ष पर केंद्रित है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो सत्यशोधक समाज है उसकी स्थापना 1873 में महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले ने की थी, और गुलामगिरी पुस्तक अगर पूछी जाए तो ये भी ज्योतिबा फुले ने ही करी है। ठीक है, वो भी लिखी थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इन विच ईयर एंड एट विच सेशन डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट इनटू मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। देखिए, नरम दल और गरम दल थे, तो वो ये पूछ रहे हैं कि कब अलग हुए थे। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो 2 गुटों में बट गई थी, तो वो ये पूछ रहे हैं किस वर्ष और किस अधिवेशन में। वो अधिवेशन भी पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आपको बताना है किस वर्ष और किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नरमपंथियों और गर्मपंथियों में विभाजित हो गई। अब आपको उसके सेशन भी बताना है कौन सा था, और ये भी बताना है ईयर कौन सा था। 1905 बनारस में, 1906 कलकत्ता के सेशन में, 1907 सूरत के सेशन में, या फिर 1916 लखनऊ के सेशन में। बताइए कब अलग हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस 2 भागों में, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, नरम और गर्मपंथी में। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। और क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है वो है 1907 सूरत का सेशन। ठीक, तो याद रखिएगा सूरत विभाजन 1907 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन की पद्धति को लेकर तीव्र वैचारिक मतभेदों के कारण हुआ था। ठीक है, तो ये जो विवादन है ये किसके, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन की पद्धति को लेकर तीव्र वैचारिक मतभेदों के कारण हुआ था। रास बिहारी घोष ने इस उथल पुथल भरे अधिवेशन की अध्यक्षता की। अगर पूछा जाए ना कि ये जो 1907 का सूरत का सेशन था इसकी प्रेसिडेंसी या फिर अध्यक्षता किसने करी थी, तो आप क्या कहोगे, रास बिहारी बोस ने। दोनों गुट 1916 के लखनऊ अधिवेशन में पुनः एकजुट भी हो गए। अगर ये पूछा जाए कि ये जो दोनों गुट थे, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट या फिर नरमपंथी और गर्मपंथी, 1907 में अलग तो हुए थे सूरत के सेशन में, लेकिन ये एक कब हुए, तो आप क्या कहोगे, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के जो पॉलिटिकल गुरु थे या फिर राजनीतिक गुरु वो कौन थे, ये तो पता ही होगा। बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी या फिर महादेव गोविंद रानडे। ठीक, तो बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी या फिर महादेव गोविंद रानडे। बताइए कौन थे उनके पॉलिटिकल गुरु। आसान सा क्वेश्चन है, ये सबको ही पता होता है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो राजनीतिक गुरु थे महात्मा गांधी जी के। गोखले आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक प्रमुख नरमपंथी नेता थे। ये भी पूछा जाएगा कि गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो नरमपंथी थे या गर्मपंथ। ठीक है, गर्म दल के, तो आप याद रखिएगा ये नरमपंथी नेता थे। जब 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, ये तो पता होगा कि गांधी जी जो थे वो दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, 1915 में आए थे। ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। तो गोखले ने उनका मार्गदर्शन किया था और उन्हें सक्रिय राजनीति में आने से पहले जमीनी हकीकत को समझने के लिए पूरे भारत का भ्रमण करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि आप घूमिए, बताइए कि कैसा क्या है लोगों को। The dynamic revolutionary organization गदर पार्टी was founded in 1913 at सैन फ्रांसिस्को बाई। अब यह बताना है कि गतिशील क्रांतिकारी संगठन गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में किसके द्वारा की गई थी। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना, भगत सिंह और सुखदेव, रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल, या फिर ऑप्शन डी चंद्रशेखर आज़ाद। अब आपको बताना है कौन सा सही है। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और जैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो लेकर आऊँगा। फिलहाल आप लोग बताइए इसका आंसर। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, और क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना। ठीक, तो गदर पार्टी एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था जिसकी स्थापना भारत से बाहर, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। तो ये हुई किसके द्वारा, भारतीय थे, मुख्य रूप से पंजाबी सिख। ठीक है, उन्हें भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए इसकी स्थापना की थी। सोहन सिंह भकना इसके संस्थापक अध्यक्ष थे और लाला हरदयाल ने इसके महासचिव के रूप में कार्य किया। ठीक है, तो कौन कौन थे, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना, इन्होंने गदर पार्टी बनाई थी सैन फ्रांसिस्को में 1913 में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्रिटिश ऑफिसर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्डरिंग द जलियांवाला बाग मैसेकर ऑन अप्रैल 13, 1919। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश देने के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी जिम्मेदार था। तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें किसने ऑर्डर्स दिए थे फायरिंग के, ये पूछ रहे हैं वो। जनरल डायर ने, लॉर्ड
चैम्सफोर्ड ने, सर जॉन साइमन ने या फिर कर्नल सैंडर्स ने? ये तो पता होगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये तो बस ऑप्शन के लिए था, लेकिन ये याद रखिएगा डेट 13 अप्रैल 1919, ठीक है। इस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और आंसर भी देख लेते हैं इसका आंसर है जनरल डायर, हम सबको पता था। तो ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर, ठीक है, ने ब्रिटिश भारतीय सेना के सैनिकों को अमृतसर के जलियांवाला बाग में जमा निहत्थे नागरिकों की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया। यह भीड़ बैसाखी मनाने, ठीक है, याद रखिएगा क्या मना रहे थे, बैसाखी, और नेताओं सैफुद्दीन किचलू तथा सत्यपाल की गिरफ्तारी का शांतिपूर्ण विरोध करने के लिए वहां इकट्ठा हुई थी, ठीक है। तो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, और जनरल डायर के कहने पर फायरिंग हुई थी। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, द हिस्टोरिक क्विट इंडिया रिजोल्यूशन, ठीक है, याद रखिएगा कौन सा क्वेश्चन। द हिस्टोरिक क्विट इंडिया रिजोल्यूशन वाज पास्ड बाय ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ऑन अगस्त 8, 1942 एट विच लोकेशन? तो वो जगह पूछ रहे हैं, लोकेशन पूछ रहे हैं। ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा किस स्थान पर पारित किया गया था, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं वो कहाँ हुआ था, साबरमती आश्रम अहमदाबाद, गोवालिया टैंक मैदान बॉम्बे, या फिर आनंद भवन इलाहाबाद, या फिर रामगढ़? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा किस स्थान पर पारित किया गया, बताइए। चलिए देख लेते हैं इसका भी आंसर, और इसका आंसर है ग्वालियर टैंक मैदान बम्बई, ऑप्शन बी, ठीक है। तो बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है, में महात्मा गांधी ने करो या मरो, डू या डाई का प्रसिद्ध नारा दिया, ठीक है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि करो या मरो का जो है महात्मा गांधी ने दिया था, लेकिन कहाँ दिया था? अगस्त क्रांति मैदान या फिर बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में, और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत भी की थी, सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, Who among the following compiled the theory of drain of wealth from India to Britain in his book Poverty and Un-British Rule in India? तो ये पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में भारत से ब्रिटेन की ओर धन के निकास, ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत को संकलित किया या फिर यह सिद्धांत दिया, ठीक है। रोमेश चंद्र दत्त ने, दादा भाई नौरोजी ने, दिनेशो वाचा ने, या फिर एमजी रानाडे? बताइए इसमें कौन सा आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर जो है वो है हमारा ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। हम सबको पता है ये ग्रैंड ओल्ड मैन भी इन्हें शायद कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने ये बताया था कि कैसे अंग्रेज जो है हमारा शोषण कर रहे हैं, वो सारी वेल्थ जो है अपने यहाँ रख के जा रहे हैं। तो याद रखिएगा कि दादा भाई नौरोजी ने यह सिद्धांत दिया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ, या फिर इन्होंने ये बुक भी लिखी थी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये पढ़िएगा, बहुत अच्छी बुक है। तो भारत के महान बूढ़े आदमी के रूप में, हाँ मैंने कहा था ना ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, ठीक। तो ग्रैंड ओल्ड मैन भी इन्हें कहा जाता है, भारत के महान बूढ़े आदमी के रूप में जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले व्यवस्थित रूप में यह तर्क दिया कि ब्रिटिश बिना किसी समान आर्थिक या भौतिक वापसी के संस्थागत तंत्र के माध्यम से भारत के संसाधनों और धन को खत्म कर रहे थे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो प्रिंसिपल था वो किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है इंडिया का। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन द रिवोल्ट ऑफ 1857 ब्रोक आउट? मतलब कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था, क्रांति हुई थी, तो उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये पूछ रहे हैं वो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एल्गिन, या फिर लॉर्ड एलनबरो? बताइए। चलिए देख लेते हैं इसका भी जल्दी जल्दी, और इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी, ठीक। तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग 1857 के प्रमुख विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल थे। विद्रोह के बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 में प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दिया गया, ठीक है। तो किसमें? ब्रिटिश क्राउन में, ईस्ट इंडिया कंपनी से हटा के कहाँ? ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दिया गया, और कैनिंग का पहला वायसराय बन गया, ठीक है। तो याद रखिएगा अगर पूछा जाए कि जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें कौन था गवर्नर जनरल, तो आप क्या कहोगे? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।